अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम HRK का चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था और उसके नोट्स वगैरह आपको सारा कुछ मैंने सेंड कर दिया था। तो उसका क्विज होगा चैप्टर नंबर 1 का। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले हमारे पास है मैकेनिक्स, द ओल्डेस्ट फिजिकल साइंसेज। देखिए, फिजिकल का मतलब क्या होता है? वो ब्रांच ऑफ साइंस जो मेजरमेंट से बिलोंग करती है उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल वो साइंस। तो यानी कि हमारी जो मैकेनिक्स है, ये इसका नाम क्या है दूसरा? फिजिकल साइंस की ये आप इसको कह सकते हैं कि ये सबसे जो पुरानी फिजिकल साइंस है ना, उसको हम बोल सकते हैं कि वो मैकेनिक्स है। अब देखिए, जो मैकेनिक्स है ये रिलेट करती है स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो द कैलकुलेशन ऑफ द पाथ ऑफ अ बेसबॉल और ऑफ अ स्पेस प्रोब सेंड टू मार्स इज अमॉन्ग इट्स प्रॉब्लम। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर आप छोटे ऑब्जेक्ट से लेकर बहुत बड़े ऑब्जेक्ट तक जो मोशन होती है वो कहाँ पे डील हम करते हैं? मैकेनिक्स में। तो मैकेनिक्स में हम मेजरमेंट्स करते हैं और उनको फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं, जिनकी मदद से हमने सैटेलाइट्स को भेजा हुआ है। जितने भी हमारी जो स्पेस में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे आज हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजा है, तो अगर हम उसको भेजा हुआ है और भी बहुत सारे हमने ना मिशन भेजे हैं, और जो सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमने अब वो भेजी हुए हैं, सारा कुछ जो है हमारे एरोप्लेन्स के मूवमेंट, हमारे अब वो गाड़ियों की मूवमेंट, जो भी मोशन है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की, वो किससे रिलेट करती है? वो मैकेनिक्स से रिलेट करती है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस है। When we describe motion, we are dealing with the part of mechanics। वो कहता है जब भी आप मोशन से डील करते हैं तो आप मैकेनिक्स ही को स्टडी करते हैं। अब मैकेनिक्स की दो ब्रांचेज हैं, एक है काइनामेटिक्स। और कहना ये आपका MCQ आ सकता है, जो काइनामेटिक्स है वो किससे वो ड्राइव हुआ है? ग्रीक वर्ड सिनेमा। ग्रीक वर्ड सिनेमा से ड्राइव हुआ है। और अगर वह कहता है कि हम एनालाइज करें द कॉज ऑफ द मोशन, तो कोई बता सकता है कॉज ऑफ द मोशन क्या होता है? सर फोर्स। हाँ जी। तो इट मीन्स हमने डायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? हम फोर्स पढ़ते हैं। और काइनामेटिक्स में हम फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते। काइनामेटिक्स में हम जस्ट मोशन पढ़ते हैं कि जी मोशन हो रही है। तो जब मोशन हो रही हो तो तब हम वो जब वो पढ़ते हैं कि इसमें कौन सी करेक्टरिस्टिक्स अराइज होती हैं। इसकी वेलोसिटी क्या है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं। हम ये नहीं पढ़ते इस बॉडी को किसने मूव करवाया। हम जस्ट ये पढ़ते हैं कि बॉडी मूव कर रही है, तो जब बॉडी मूव करेगी तब उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो कौन से होंगे, उनको हम जस्ट स्टडी करेंगे। लेकिन जो डायनामिक्स है, यहाँ पर हम काज भी स्टडी करते हैं और इफेक्ट भी स्टडी करते हैं। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि जो डायनामिक्स है ये ज्यादा हमें नॉलेज देती है, क्योंकि यहाँ हम काज भी पढ़ते हैं और यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट पढ़ते हैं। तो ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं और आपका MCQ भी है। हाँ जी, ऐसे ही है कमल। अब नेक्स्ट है काइनामेट। ये मैंने जस्ट ना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया, बट इसलिए हमने सारा नहीं पढ़ना। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया बस आपने इसको ही पढ़ना है। Vectors are the quantities that have both magnitude and direction and that follow a certain set of mathematical rules for processes such as addition and multiplication। अब देखिए, ये वेक्टर की कंप्लीट डेफिनेशन है। तो ये आप डेफिनेशन आप इंटरव्यू में अगर आप सुनाएंगे तो आपका जो इंटरव्यूअर होगा वो ज्यादा इंप्रेस होगा, बजाय कि आप सिर्फ वो ये बोलें कि दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो ये बच्चों वाली डेफिनेशन, जहाँ पर आप बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, दोनों को हम वेक्टर बोलेंगे। आप देख सकती हैं जो हमारी करंट होती है, करंट के पास डायरेक्शन होती है, लेकिन फिर भी करंट हम स्केलर ही ट्रीट करते हैं छोटी बुक्स में, और हाई लेवल में उसको हम क्या कहते हैं? टेंसर कहते हैं। इसी तरह जो प्रेशर है उसके पास भी डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड दोनों है। तो छोटी बुक्स में हम प्रेशर को स्केलर ले लेते हैं, लेकिन हायर बुक्स में हमारा प्रेशर क्या होता है? हमारा वो टेंसर क्वांटिटी होता है। तो इट मीन्स जो हम कहते हैं कि दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ये कंप्लीट डेफिनेशन वेक्टर की नहीं है।
छोटी बुक्स में हम जस्ट इतना बता देते हैं ताकि हमने बच्चों को पढ़ाना है, उसकी हमने इंट्रोड्यूस वो इंट्रोडक्शन करवाना है, तो उनको इसलिए हम सिंपल वो छोटा सा हम बता सकते हैं। लेकिन जब हम हायर एडवांस लेवल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी क्वांटिटीज मौजूद हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी होती है और जिनकी डायरेक्शन भी होती है, इसके बावजूद वो वेक्टर्स नहीं होती। वेक्टर्स होने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, सर्टेन सेट ऑफ मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करना होगा। लाइक आपने पढ़ा था हेड टू टेल रूल, तो ये वेक्टर का लॉ है। पैरेललोग्राम हो गया, ट्राइंगुलर लॉ हो गया, ये जो सारे जो लॉज है वेक्टर के, उनको फॉलो भी करना चाहिए। तो हम देख सकते हैं जो करंट और प्रेशर इन लॉज को फॉलो नहीं करता, हालांकि डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये जो वेक्टर लॉज है, जैसे कि मैंने आपको बताया हेड टू टेल रूल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगुलर मेथड, ये उनको फॉलो नहीं करता, तो लिहाजा इनको हम वेक्टर्स नहीं बोल सकते। नेक्स्ट है कंट्रास्ट टू वेक्टर्स, quantities that can be completely described by specifying only a number and its unit are called scalars, और ये स्केलर की आपने एग्जांपल भी करनी है। A rolling wheel cannot be treated as a particle, जो रोलिंग व्हील है उसको आप पार्टिकल कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ना मैकेनिक्स में हम जो जब हमने वो न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व करना था तो हम उसको पॉइंट पार्टिकल हम कंसीडर कर लेते हैं एफ बी डायग्राम में, फ्रीली बॉडी डायग्राम में। वो कहता है जो रोलिंग बॉडी है उसको आप, या रोलिंग व्हील है उसको आप एज अ पार्टिकल कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज अ पॉइंट ऑन इट्स रिम मूव्स डिफरेंटली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सल। तो यानी कि जो जब वो रोल करता है व्हील, तो रोलिंग में क्या होता है कि हर पॉइंट सेम वेलोसिटी से मूव नहीं करता, तो जब हर पॉइंट सेम वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा तो फिर आप उसको एज अ पार्टिकल कंसीडर नहीं कर सकते। एज अ पार्टिकल आपने उसको तभी कंसीडर करना है जब उसका ईच एंड एवरी पॉइंट वो सारी सेम वेलोसिटी से आप वो मूव कर रहे हो, तब आप उस मैक्रोस्कोपिक बॉडी को आप एज अ पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं फॉर द सिंप्लीफिकेशन। However, a sliding wheel can be treated as a particle। तो ये आपका इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं और आपका एमसीक्यू भी आ सकता है पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में। Properties of vectors. To represent a vector on a diagram, we draw an arrow. The length of the arrow is drawn to be perpendicular to the magnitude of the vector using a convenient scale। तो जब भी आपने पेपर पे वेक्टर को ड्रा करना है तो आपने कन्वीनियंट स्केल को आपने लाजमी यूज करना, आपने बोल लेना है कि जी 1 किलोमीटर जो है वो हमारा 1 सेंटीमीटर के बराबर है, या 2 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, वगैरह वगैरह। और वो कहते हैं कि अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ड्रॉ करना है तो ये नहीं होगा कि एक वेक्टर के लिए आपने जो स्केल है वो सेंटीमीटर में चूज किया है और दूसरे के लिए आप मीटर यूज कर लो। नो, अगर आपने वेक्टर्स को ड्रॉ करना है 2 या 2 से ज्यादा, सब के लिए सेम स्केल होना चाहिए। अदर वेक्टर्स दैट आर पार्ट ऑफ द सेम प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट, आर ड्रॉन यूजिंग द सेम स्केल। एक ही क्वेश्चन में जितने भी वेक्टर्स होंगे सब के लिए आपने स्केल को सेम यूज करना है, so that the relative sizes of the arrows are the same as the relative magnitude of the vectors. The next step, vectors are represented in this book using boldface type। तो वेक्टर को आप बोल्ड फेस से भी वो रिप्रेजेंट कर सकती हैं। इन योर हैंड रिटन वर्क, तो जब आप हैंड रिटन वर्क करती हैं तो आप वेक्टर को इस तरह लिखती हैं, तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड को इस तरह भी लिख सकती हैं, और वही यूल, तो वो कहता है कि और आप सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ऑल द मैग्नीट्यूड ए इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो मैग्नीट्यूड होती है वो हमेशा क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। द कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखें, कंपोनेंट्स पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती हैं, याद रखिएगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन ये जो कंपोनेंट्स बनाती हैं ए वाई ए एक्स, ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग on the angle phi। For example, the vector b is located by an angle theta that is greater than 90 degree। अगर वो दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाए तो वो वहां पर, और वहां पर फिर क्या हो जाएगा, phi always being measured from the, और ये भी बात
एंगल आपने कहाँ से मेजर करना होता है, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सेस से ही मेजर करना होता है, और एंटी क्लॉकवाइज आपने मेजर करना होता है। तो ये भी आपके एमसीक्यूज हैं। इफ वी नो ए एंड फाइव वी कैन फाइंड द कंपोनेंट्स, तो ये हमारे पास फार्मूलाज हैं। The quadrant in which A is located and thus the value of I can be determined from the signs of AX and AY. For example, both -45 डिग्री, अब देखिए जो 45 डिग्री और 315 डिग्री एंड 135 डिग्री हैव द टेंजेंशियंस इक्वल टू -1। तो ये जो एंगल्स हैं इन पे आंसर क्या आएगा, जो टेंजेंट होगा यानी tan का आंसर क्या आएगा, हमेशा -1 आएगा। -45, 315 या 135। तो ए वाई और ए एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं या टैन थीटा बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा -1। चाहे एंगल -45 डिग्री हो, एंगल आपका 315 डिग्री हो या 135, इन तीनों एंगल्स के लिए टेंजेंट हमारा हमेशा -1 के इक्वल होगा। फॉर -45 डिग्री ए एक्सिस पॉजिटिव एंड ए वाई इज नेगेटिव। फॉर 135 डिग्री ए एक्सिस इज नेगेटिव एंड ए वाई इज पॉजिटिव। तो ये आपने पेपर में आपसे पूछ सकते हैं। वहां पर आपने, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो इसलिए इन वैल्यूज को आपने जुबानी याद करना है। A more formal way to write a vector in terms of a component is based on a set of unit vectors. Unit vector क्या होते हैं? Unit vectors are the vectors of length 1 in the direction of each of the coordinate axes. In Cartesian coordinate system, the x and y, बहुत important sentence है, x and y unit vectors are indicated by I and j cap. यूनिट वेक्टर्स आर डायमेंशन लेस, इनकी डायमेंशन नहीं होती। द डायमेंशन ऑफ वेक्टर ए इन इक्वेशन 2, 3 आर कैरिड बाय कंपोनेंट से वाई। वो कहता है कि यहाँ पर अगर आपने डायमेंशन निकालनी है तो ए एक्स से निकलेगी और ए वाई से निकलेगी। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऐड कर, क्योंकि देखिए जो स्केलर क्वांटिटीज हैं वो तो हर एक स्केलर क्वांटिटी आपस में ऐड हो जाती हैं, लेकिन क्या हर वेक्टर क्वांटिटी दूसरी वेक्टर क्वांटिटी में ऐड हो सकती है? क्या हर वेक्टर क्वांटिटी दूसरी वेक्टर क्वांटिटी में ऐड हो सकती है? जल्दी बताएं। जी हो सकती है। हर वेक्टर क्वांटिटी यानी कि वेलोसिटी को आप फोर्स में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी भी हमारा वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है। क्या फोर्स और वेक्टर, फोर्स और वेलोसिटी को आप ऐड कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। अभी आपने बोला हर एक को, हर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर में ऐड हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, तो फिर इसका क्या आंसर होगा? कमल आप बताओ। अफशीन। डायमेंशन जिनकी सेम होंगी सिर्फ उन्हीं वेक्टर क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकती हैं। अगर डायमेंशन डिफरेंट होगी फिर आप उन क्वांटिटीज को ऐड नहीं कर सकते। अब देखिए जो ए एक्स की डायमेंशन है वही डायमेंशन ए वाई की भी है। तो जब वो इन दोनों के सेम डायमेंशन से ये दोनों क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। और राइट साइड और लेफ्ट साइड की डायमेंशन हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। Two vectors are equal to each other only if their corresponding components are equal. अगर उनके components equal हैं तो वो vectors हमारे equal होंगे। तो यहाँ पे कोई खास बात नहीं थी, ये आ गया। If we multiply a vector b by a negative number, we obtain a negative vector which is a vector with the same magnitude but opposite direction. तो जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करती हैं तो आपको उतने टाइम्स का वेक्टर मिल जाता है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर की जो लेंथ हो जाएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 3 से करें तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें। और लेकिन जो माइनस की वजह से उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अगर उसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी तो जब हम -2 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी डायरेक्शन 2 टाइम्स होगी, यानी कि -4 हो जाएगी। ये वाली 4 डायरेक्शन को शो कर रहा है, माइनस डायरेक्शन को शो कर रहा है, और जो 4 है वो
मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये कहाँ से स्टार्ट किया? ये HR के हम पढ़ रहे हैं, हैलिडे रेजनिंग का चैप्टर नंबर 2 है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट फ्लैट। आप जानते हैं हमारी जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, बड़े बल्कि कर्व्ड है। और इसका रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर। तो ये वैल्यू आपको जुबानी याद होनी चाहिए। ओवर स्मॉल डिस्टेंसेज द अर्थ सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली फ्लैट। अगर आपने डिस्टेंस को स्मॉल लेना है, हम लंबे डिस्टेंस की तरफ जा नहीं रहे, तो वहां पर हमारी जो सरफेस ऑफ अर्थ है उसको हम फ्लैट ले सकते हैं। एंड वी कैन सेफली यूज बाय द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। वो कहते हैं कि अगर आपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, या आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आप हमेशा फ्लैट वो मतलब सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अगर आपने अर्थ के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो फिर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैसे यूज करेंगे। अर्थ को आप अभी आपने बोला कि फ्लैट सिस्टम पे आप वो कार्टेशियन को अप्लाई कर सकती हैं, तो अर्थ हमारी वो कर्व्ड होती है। तब आप आंसर करेंगे कि लॉन्गर डिस्टेंस के लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्गर डिस्टेंस के लिए हमारी जो सरफेस ऑफ अर्थ है वो कर्व होगी, तो वहां पर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन फॉर स्मॉलर रेडियस जो हमारी अर्थ सरफेस है वो हमारी फ्लैट बन जाती है, लिहाजा फिर हम वहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वेलोसिटी, ये हमारा फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी का। तो अगर आपसे इंटरव्यू में कहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बताएं, तो आपने इस तरह अगर लिखेंगे तो आपका इंप्रेशन ज्यादा अच्छा जाएगा। क्योंकि ये जो होता है ना डेल, ये लॉन्गर चेंज के लिए हमें, ये चेंज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो चेंज जो बड़ी चेंज हो। ये आप इंटरव्यू में भी पूछ सकती हैं कि यहाँ पर आपने डेल लिखा और यहाँ पर आपने डी लिखा है, तो डी का मतलब होता है डिफरेंशियल चेंज। डिफरेंशियल चेंज होता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज। तो जब आप लिखते हैं ना ये वाला फार्मूला, यहाँ पे जो डी है, तो ये फॉर वेरी वेरी स्मॉल चेंज है, और ये जो है फॉर ये बड़ी चेंज के लिए है। तो अगर चेंज हमारी बड़ी होगी तब हम डेल यूज करेंगे, अगर हमारी जो चेंज है वो बहुत स्मॉल हो फिर हम क्या यूज करेंगे? डिफरेंशियल यानी डी को यूज करेंगे। सर एक क्वेश्चन है, अच्छा पहले आप ये बताएं आपको स्लाइड कौन सी नजर डिफरेंशियल। आ रही है? सर जो आप फॉर्मूला दिखा रहे हैं वो शो नहीं हो रही। सैंपल प्रॉब्लम 2.2 वाली शो हो रही है स्लाइड, एक मिनट, फिगर 210। मैं इसको आई थिंक इंटरनेट के इशू हो गया। जी आप पूछे क्वेश्चन। अब आपको शो हो रही है ना? ये फॉर्मूला शो हो रहा है। जी आप पूछे। सर एक हम डी यूज करते हैं इसके लिए डिफरेंशिएट करने के लिए, कभी हम पार्शियल यूज करते हैं। इसमें डेरिवेटिव में और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या फर्क होता है? ये हम ना जब वो MMP में जाएंगे ना वहां पर वो इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये अभी मेरे माइंड में वैसे नहीं आ रहा कि एक एग्जैक्ट होता है डिफरेंशियल और एक इन वो नॉन एग्जैक्ट होती हैं, तो इसलिए वहां पर उसको थोड़ा सा होता है। अभी ये मेरे माइंड में नहीं आ रहा। तो अब देखिए ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है। तो अगर आप इंटरव्यू में पूछेंगे तो आपने इस तरह फार्मूला लिखें, एवरेज वेलोसिटी में बी हेल्पफुल। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि हम एवरेज वेलोसिटी को यूज क्यों करते हैं, या अगर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है तो फिर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जरूरत क्यों पड़ी है। तो ये आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे कि जो एवरेज वेलोसिटी के होते हुए हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी हमें पूरी जर्नी की ओवरऑल इंफॉर्मेशन देती है। एवरेज वेलोसिटी में बी हेल्पफुल इन कंसीडरिंग द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल। ये हमें, अगर आप घर से चलें और आपने यूनिवर्सिटी तक गए हैं, तो घर से यूनिवर्सिटी तक की जो ओवरऑल जो आपकी मोशन है, जर्नी है, उसको हमें एवरेज वेलोसिटी हमें बताती है। उसके ईच एंड एवरी पॉइंट के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगी। पूरी जर्नी की ओवरऑल जो हमें वो इंफॉर्मेशन हमें एवरेज वेलोसिटी देगी।
It would be more useful to have a mathematical function that gives the velocity at every point. अगर मैं आपसे पूछ लूं कि यहाँ पर अगर आपका ये घर है और ये आपकी यूनिवर्सिटी है, लेकिन मैं आपसे वेलोसिटी यहाँ पे पूछ लूं, अब ज़ाहिर है यहाँ पर आप एवरेज वेलोसिटी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी ने आपको घर से लेकर यूनिवर्सिटी तक इंफॉर्मेशन देनी है टोटल। तो लेकिन एक पॉइंट की मैं आपसे सिर्फ वेलोसिटी पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ कि अभी जहां पर आप मौजूद है, यहाँ पर आपकी कितनी वेलोसिटी है, तो तब आप एवरेज वेलोसिटी वहां पर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। तो इसलिए फिर हमें कौन सा टर्म यूज करनी पड़ी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें ईच एंड एवरी पॉइंट की हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो जब भी हम वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे होती हैं, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे होती हैं, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी तो हमें पूरी जर्नी की इंफॉर्मेशन देता है। तो नॉर्मली जो हम वेलोसिटी यूज करते हैं वो कौन सी वेलोसिटी होती है, हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो कहते हैं व्हेन वी यूज द टर्म वेलोसिटी वी मीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप देखिए इतनी आपको शॉर्ट लेनी है कि जो डेल्टा टी है वो अप्रोच करना चाहिए जीरो को। डेल्टा टी जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना है। जीरो को अप्रोच करना चाहिए, यानी कि जीरो के बहुत ज्यादा करीब हो, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम इंटरवल चेंज वो जीरो हो, अगर फिर तो वो काम ही खत्म हो गया, फिर तो मतलब आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो टाइम जो आपके इंटरवल है वो अप्रोच करना चाहिए जीरो का, इतना शॉर्ट वो आपने इंटरवल लेना है। और इसलिए इसलिए हम इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पर्टिकुलर मोमेंट पे जो आपकी वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलती हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो द डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर इज फाउंड बाय टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ ईच कंपोनेंट। तो हर कंपोनेंट का डेरिवेटिव मालूम कर ले तो आपको ये पूरे आपका जो डेरिवेटिव वो आपको मिल जाएगा। द यूनिट वेक्टर्स आई जी एंड के आर कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी सेम है और इनकी मैग्नीट्यूड तो ज़ाहिर वन है। सो दे कैन बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट इन टेकिंग द डेरिवेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप यूनिट वेक्टर को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, बट in other coordinate system such as cylindrical coordinate or spherical polar system, वहां पर आप इनको एज अ कांस्टेंट कंसीडर नहीं कर सकते, एज अ कांस्टेंट आप इनको ट्रीट नहीं कर सकते। द यूनिट वेक्टर में चेंज डायरेक्शन, वहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड तो उनकी ज़ाहिर हमेशा वन रहेगी, लेकिन वहां पर इनकी डायरेक्शन चेंज होती है विद टाइम। सो दीज वेक्टर्स डू नॉट पास अनचेंज थ्रू द डेरिवेटिव। तो जब आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हो या स्फेरिकल, वहां पर आप इनको एज अ कांस्टेंट कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है। द टर्म स्पीड taken to mean instantaneous speed usually refer to the magnitude of a instantaneous velocity with with no indication of the direction, that is the speed। क्योंकि स्पीड में हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। और ये पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, जो स्पीडोमीटर ऑफ अ कार होता है वो आपको क्या बताता है, इंडिकेट्स इट्स स्पीड नॉट वेलोसिटी। वो वेलोसिटी नहीं बताता बल्कि स्पीड बताता है। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस वो आपको क्या बताता है, स्पीड, वो वेलोसिटी बताता है। या आप स्पीड कह लें या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह लें, एक ही बात है। Speed is a scalar. Since it lacks directional information, we can also define the average speed. Average में हम total distance divided by total time होता है। It is important to note that average speed is generally not related to the magnitude. Average जो speed है वो magnitude से related नहीं है। जो मतलब average velocity की जो हमें आंसर मिलेगा ना, वो average speed का आंसर, दोनों के आंसर सेम नहीं होंगे, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी हमारी जीरो हो सकती है लेकिन एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगी। यहाँ पर उसने एग्जांपल दी है कि इन इंडियाना पोलिस 500 रेस कार with an average velocity of 0 because it starts and end with the race at the same location। तो यहाँ पर तो वेलोसिटी उनकी जीरो होगी एवरेज, लेकिन ज़ाहिर है उनकी एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगी। तो यानी कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों में डिफरेंस है। और ये फार्मूला हमारा एवरेज एक्सेलेरेशन का हो गया। तो यहाँ पे कोई खास बात है नहीं है, करने वाले सारे मैथमेटिकल्स हैं।
ये आ गया। फॉर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन द इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सेलेरेशंस आर एवरीवेयर इक्वल। तो ये भी आपका पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है तो यहाँ पर फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटीज आर इक्वल। फॉर कांस्टेंट स्पीड इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज स्पीड आर इक्वल। If we neglect air resistance, we find a remarkable fact at any given point near the Earth's surface. वो कहता है कि हर बॉडीज चाहे उनका साइज डिफरेंट हो, उनकी शेप डिफरेंट हो और वो डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बने, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक लोहा है और एक स्टील है, ज़ाहिर है लोहे के जो वो मतलब है कंपोनेंट्स है, फॉर्मिंग मटेरियल वो और है और स्टील का और है, लेकिन सारे क्या करेंगे एक ही टाइम पे सेम एक्सेलेरेशन से वो नीचे फॉल करेंगे। उस एक्सेलेरेशन को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन है वो साइज पे भी डिपेंड नहीं करता, वो शेप पे भी डिपेंड नहीं करता, ना ही वो कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। अरिस्टोटल, ये आपके एमसीक्यूज है। अरिस्टोटल का टाइम, ये डेट भी आप याद रख सकती है, 384 से 322 बीसी, यानी कि 322 से 384 बीसी। थॉट दैट हैवियर ऑब्जेक्ट वुड फॉल मोर रैपिडली। फ्रीली फॉल में जो आपका पेनेट वेट है वो जीरो हो जाता है, वहां पर उसको हम बोलते हैं वेट लेस कंडीशन। ये आपने जो लिफ्ट वाला जो केस है ना, वहां पर आपने स्टडी किया हुआ है कि जब आप फ्रीली फॉल वाला होता है कि जब वो बॉडी फ्रीली फॉल करते हैं तो आपका पेरेंट वेट क्या हो जाता है? वो जीरो हो जाता है। अरिस्टोटल क्या था? थॉट दैट हैवियर ऑब्जेक्ट वुड फॉल मोर रैपिडली बिकॉज ऑफ देयर वेट। दैट वाज द प्रिवेलिंग व्यू ऑफ द टू मिलेनिया अंटिल। सबसे पहले जो अरिस्टोटल ने कहा, उसने कहा कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा तेजी से मूव करती हैं। फिर आया गैलीलियो। गैलीलियो कब आया? 1564 से 1642 में आया। उसने मेड द करेक्ट assertion that in the absence of air resistance all object fall with the same speed। उसने जो अरिस्टोटल ने कहा कि हैवियर ज्यादा तेजी से मूव करती हैं, गैलीलियो ने कहा नहीं, सारे ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मूव करेंगे अगर आप एयर रेजिस्टेंस को आप इग्नोर कर दें। वी कैन टेस्ट दिस assertion by dropping a feather and a ball of lead in a vacuum and we find that they do indeed fall at the same rate। तो 1971 में एस्ट्रोनॉट था डेविड स्कॉट। तो ये आपका एमसीक्यू है। ड्रॉप द फीदर एंड अ हैमर ऑन द एयरलेस मून। चांद पे उसने फेंका था एंड ही ऑब्जर्व दैट दे रीच्ड द सरफेस एट द सेम टाइम। इन गैलीलियोस टाइम देयर वाज नो वे टू अचीव अ वैक्यूम एंड ही लैक्ड द इक्विपमेंट। क्योंकि उस वक्त तो ज़्यादा एडवांसमेंट थी नहीं, तो वो वैक्यूम बना नहीं सकता था। आज आप वैक्यूम बना सकते, लेकिन उस टाइम आप वैक्यूम नहीं बना सकते थे, तो उसके पास इक्विपमेंट की कमी थी। to make precise measurements of the time intervals। The famous story about, जो हम कहते हैं ना कि गैलीलियो ने जो पाइसा टावर था वहां से उसने डिफरेंट ऑब्जेक्ट को गिराया था, ये एचआर के कहती है द फेमस स्टोरी about the Galileo dropping different objects from the tower of Pisa and observing them to reach the ground at the same time is probably only the legend। वो कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक मशहूर स्टोरी है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। कैसे? फॉर अ टावर ऑफ दैट हाइट, वो पाइसा टावर बहुत ऊंचा है, एयर रेजिस्टेंस वुड हैव अ कंसीडरेबल इफेक्ट। वहां पर आप हवा को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर उसकी हाइट बहुत ज्यादा है। तो वहां पर फिर ज़ाहिर है जो एयर है वो क्या हो जाएगी? एयर रेजिस्टेंस कंसीडरेबल हो जाएगी।
we would have a considerable effect on the object unless they had exactly the same size and the shape. उनका शेप भी सेम हो और उनका साइज भी सेम हो, फिर तो वो ज़ाहिर सेम स्पीड से ही नीचे आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर जब दोनों का साइज सेम है, दोनों की शेप सेम है, तो दोनों पे जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल एक्ट करेगी। लेकिन अगर दोनों का साइज और शेप डिफरेंट है तो फिर जाहिर है कि वो फिर यहाँ पर जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो जल्दी आ जाएंगे और लाइटर ऑब्जेक्ट वो लेट आएंगे। तो ये वाली जो कहानी है जो हम पढ़ती हैं, जो हमारी टेक्स्ट बुक में भी लिखी है, वो कहता है, एचआर के कहती है कि ये स्टोरी गलत है। गैलीलियो ने पाइसा टावर से वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। फिर उसने कैसे ये मालूम किया था? गैलीलियो रिड्यूस द एक्सेलेरेशन, उसने एक्सेलेरेशन को कम किया, मेकिंग इट इजियर टू मेजर द टाइम इंटरवल एंड आल्सो रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। कैसे उसने कम किया? बाय रोलिंग अ बॉल डाउन एंड इंक्लाइंड इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग इट, उसने गिराया नहीं है बल्कि रोल करवाया ऐसे। यहाँ पे बॉडी को उसने क्या करा दिया? रोल करवा दिया। He showed that in equal intervals of time, the ball covered distance that were proportional to the odd integers. उसने कहा कि ये जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करती है 1 3 5 7, और जो टोटल डिस्टेंस है तो मतलब पहले सेकंड में 1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 2 सेकंड बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 4, यानी कि 1 + 3। 3 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? ऐड कर दें 1 + 3 + 5, तो यानी कि कितना हो गया? 3 4 9 हो गया। तो हर सेकंड में वो कितना, पहले सेकंड उसने 1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे में 3, तीसरे में 5 और चौथे में 7, और 4 सेकंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 16 ट्रेवल किया। तो ये जो वैल्यूज है ये हर सेकंड की वैल्यू है सेपरेट, और ये जो वैल्यूज है 4 5 16 ये टोटल वो वैल्यूज हैं। ये 2 सेकंड के बाद ज़ाहिर 4 बनता है, क्योंकि पहले में उसने 3 1 किया, दूसरे में 3 किया है, तो 2 सेकंड में उसने कहा टोटल कितना हो गया? 4। तो पहले में उसका 1 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 5 है, तो 3 सेकंड के बाद टोटल कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। क्लियर है? He also concluded that the distance increases as the square of the time. वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, which we now hold only in case of constant acceleration. और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए ये सारी चीजें होल्ड करती हैं। अगर आपका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है फिर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी। He also found that the same result were obtained regardless of the mass of the ball, and thus he deduced that free fall acceleration is independent of the mass of the object. तो ये बात याद रखिएगा कि गैलीलियो ने ड्रॉप नहीं किया बल्कि उसने रोल करवाए थे। डिटरमिन जी टू अ प्रिसीजन ऑफ अबाउट 0.1%। ये किसने वो मेजर किए थे? जो पहले हमें हमारे पास जी की जो वैल्यू आई थी ना वो 0.1% की प्रिसीजन से आई थी। दिस लेवल ऑफ प्रिसीजन इज सफिशिएंट टू ऑब्जर्वर। लेकिन वो कहते हैं कि और ये जो हमें वो वैल्यू मिलेगी 3 किलोमीटर से 10,000 फीट तक, हमें इतनी प्रिसीजन में हमें वैल्यू मिल जाएगी। आर बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स ऑफ द अर्थ। With carefully designed apparatus, the pendulum method can be extended to a precision of 1 part in 10 की पावर 6। तो पहले हमें सिर्फ 0.1% मिल रहा है और यहाँ पर हमें 1 part in 10 की पावर 6 sufficient to detect variation in G from one floor of a building to the next। एटॉमिक क्लॉक्स हमें कितनी मिलती है? 1 part in 10 की पावर 9। तो ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं। which enables the variation in G over a vertical distance of 1 centimeter to be observed। तो 1 सेंटीमीटर तक ये हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन देती है, कोई इसमें वो मतलब है वो एरर हमें नहीं देती। तो ये थ्योरी का आज का चैप्टर खत्म हो गया, तो कल फिर हम इसके एमसीक्यूज हम स्टार्ट करेंगे। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अगर नहीं क्वेश्चन तो फिर मैं मीटिंग को एंड कर देता हूँ। सर फर्स्ट चैप्टर का क्विज कब होना है? वो एक कल या परसों तक हो जाएगा। और लेकर वो जो क्विज होगा वो सिर्फ एचआर के से होगा, किसी और से नहीं होगा, सिर्फ हैलिडे रीजनिंग क्रेन से होगा, क्योंकि ये जो सेशन मैंने स्टार्ट किया हुआ है ये जस्ट एचआर के को हमने यहाँ पर स्टार्ट कर रही है। ये सेशन नंबर 3 है।
अफशीन, आपका सवाल का जवाब क्लियर है कि फ्री फॉल में बॉडी का वेट 0 हो जाएगा, तो उसका जो अपेरेंट वेट वो 0 हो जाता है। चलिए, आई थिंक सो आपका क्वेश्चन नहीं है, तो मैं फिर मीटिंग को एंड कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, सर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेमो क्लास स्टार्ट हुई हुई है डेमो नहीं, वो वो भी इसके सेशन साथ स्टार्ट है? हो चुके हैं। अच्छा ओके, तो वो भी इसके साथ ही एच आर के नहीं या नहीं, अलग वो से है? वो सेपरेट है, वो सेपरेट है। वो अलग है और ये एच आर के अलग है? हाँ जी, ये सेपरेट है, वो सेपरेट है। ओके। वो क्लास हमारी रात को होती है, तो ये 4 के ये भी पेड सेशन ही है, ये इसके लेक्चर्स फ्री हैं, लेकिन जो बाकी जो इसके नोट्स हैं ये आपको पीडीएफ फ्री स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगी। ये जो पेड स्टूडेंट है उनको ये पीडीएफ मिलेगी, और फिर उनके जो एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस के लिए, जो असाइनमेंट्स हैं, जो क्विजेज हैं, जो डिस्कशन है, वो सारी पेड स्टूडेंट्स के लिए हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।